हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इंग्लिश का चैप्टर्स लेके आई हूँ KVS प्रिपरेशन 2022 के लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी फील्ड में जाएं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हमें हिंदी तो मस्ट आती ही आती है, बट इंग्लिश भी हमें ज़रूर 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 आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आज से आपके लिए डेली एक चैप्टर इंग्लिश का ज़रूर लेके आया करूँगी, जिससे कि आपको इंग्लिश में किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ के साथ मैं क्वेश्चंस भी डालूँगी। एक चैप्टर के बाद आफ्टर वन चैप्टर में क्वेश्चन भी डालूँगी, जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन से ही आता है, किसी भी चैप्टर किसी भी बुक से उठाएं तो। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। ठीक है, इंग्लिश तो वैसे सभी को आती है, लेकिन हम इसको क्या है, कैसे वे में बोलते हैं या किस तरीके से बोलते हैं। जैसे किसी की ग्रामर गलत होती है, कोई सही से वर्ब, सब्जेक्ट या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंसेस को सही से यूज़ नहीं कर पाता, तो वो चीज़ हमें सही से आनी चाहिए। वही हम ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है हमारा लेटर। लेटर क्या होता है? अक्षर होता है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर है, ये तो सभी को पता है, जिन्हें लेटर कहते हैं। इन अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी कि अक्षरों के समूह वो पता है, ABCD, उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों को दो भेद होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में हम इनको दो भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला है हमारा वॉवल, दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम वॉवल की बात कर लेते हैं, स्वर की। वह अक्षर है जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं बोले जाते हैं, वो हमारे वॉवल कहलाते हैं। जैसे A, E, I, O, U। ठीक है, ये हमारे वॉवल कहलाते हैं। वॉवल क्यों कहलाते हैं? इसमें ऐसा क्यों लिखा है? बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से, यानी कि जैसे हम ए बोल रहे हैं, अब ए में हमें किसी भी दूसरे अक्षर की ना ही आवाज़ आनी चाहिए, ना ही हम किसी की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, ई में ई बड़ी। ठीक है, तो ये हम इसमें किसी की भी हम सहायता नहीं ले रहे, ना ही हम किसी अल्फ़ाबेट का इसमें देख रहे हैं स्वर में। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं, ई में आई में आई, इसमें भी हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं किसी का भी, हम यानी कि अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं कर रहे। ओ में ओ, यू। ठीक है, ये सारे 5 जो है हमारे वॉवल्स, इसमें हम किसी का भी किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये हमारे वॉवल कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट में हम दूसरे अक्षर की सहायता लेते हैं। जैसे देखते हैं, वह अक्षर है जो वॉवल की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, यानी कि हम कॉन्सोनेंट में वॉवल की सहायता ज़रूर लेंगे, यानी कि इन 5 अक्षरों की सहायता हमें कॉन्सोनेंट में पड़ती है। जैसे हम देखते हैं, बी में ई की भी आवाज़ आ रही है, बी है ना, ई की आवाज़ आ रही है ना, तो इसीलिए ये हमारा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। सी में ई, इसमें भी ई की आवाज़ आ रही है ना, तो इसलिए हम ये कॉन्सोनेंट होगा। डी में भी ई की आवाज़ आ रही है। अब इसी तरह से देखिए, ये लिखा है, ये अक्षर वॉवल ई के बिना की सहायता से नहीं बोले जा सकते, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारे 19, यानी कि कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 19, और वोवल हमारे होते हैं 5। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये सारे हमारे 19 बचे हैं। अब ये डब्ल्यू और वाई, जब किसी, ये तो वैसे इसके ना एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द से शुरू होते हैं तो वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे वाई और यार्ड में डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ड जैसे स्टार्ट होता है डब्ल्यू से या वाई से, ठीक है, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़े। जैसे वाई में, अब इसमें देखिए, डब्ल्यू हम नहीं बोल रहे हैं, वाई में किसी दूसरे मतलब अल्फ़ाबेट की, अक्षर की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से यार्ड में भी या, यानी कि वाई बोलते हैं हम ना, वाई या से आवाज़ आ रही है, यानी कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, परंतु जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के बीच या अंत में आते हैं, अर्थात उनमें से सिलेबल शुरू ना हो, तो वो वोवल कहलाते हैं। अब जैसे जैसे ये हो गया, जैसे ये शो, इसमें जैसे लास्ट में आ रहा है डब्ल्यू, इसमें वाई, क्राई में वाई डब्ल्यू आ रहा है, वाई लास्ट में आ रहा है, ट्राई में वाई लास्ट में आ रहा है। इसी तरह से डब्ल्यू और वाई वोवल हैं, क्योंकि इसमें देखिए, क्राई,
अब इसमें क्राई या आ रहा है ना, वाई वाई लास्ट में आ रहा है ना, तो इसमें हमें किसी भी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कॉन्सोनेंट की, क्योंकि ये सिंगल हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप भी प्रोनाउंस करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे वोवल कहलाती है इसमें, अगर ये लास्ट में आते हैं तो। ठीक है, इसलिए ये सेमी वोवल कहलाते हैं, यानी कि ये ना ही ये पूरी तरह से वोवल ही है, ना ही पूरी तरह से। ठीक है, तो ये पूरी तरह से वोवल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेमी वोवल है, क्योंकि ये और किसी के साथ यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, फ्रेज। फ्रेज में आ जाते हैं वह शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है परंतु उसमें वर्ब नहीं होता। वर्ब हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। फ्रेज का मतलब होता है फ्रेज, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। ए फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहलाता है, क्या कह रहा है ये, वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया यानी कि जो भी हम काम करते हैं, उठना बैठना, लिखना पढ़ना कूदना खेलना, ये हमारी सारी क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये वर्ब है। तो इसमें देखिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब, अब इसमें देखिए मेज पर, इसकी हिंदी ये निकल रही है मेज पर। अब इसमें कोई क्रिया तो नहीं हो रही ना, मेज पर, क्या मेज पर, कुछ भी नहीं पता, ना ही इसमें सब्जेक्ट है ना ही इसमें वर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जैसे तो ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, अब जैसे फ्रॉम मी, मुझसे, क्या मुझसे, या क्या क्रिया हो रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, फ्रॉम मी। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं, जिसमें हम वर्ब का यूज़ नहीं करते, ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही ये क्रिया का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इन द नाइट, रात में, क्या कोई क्रिया नहीं हो रही है रात में, है ना, रात में। अब जैसे ये होता, मेज पर बिल्ली बैठी है, बैठी इनकी बैठी है, बिल्ली भी हो गया सब्जेक्ट, और बिल्ली जो बैठी है यानी कि वो क्रिया कर रही है, बैठी तो है ना, सिटिंग। और मुझसे, क्या मुझसे, ये नहीं पता, रात में, रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना, तो तारे भी सब्जेक्ट हो गया, टिमटिमाना वर्ब हो गया, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट भी हो गया इसमें और वर्ब भी आ गया। लेकिन फ्रेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ऊपर के शब्दों के समूह को देखने से ये मालूम होता है कि उनका कुछ अर्थ तो समझ में आता है, अर्थ समझ में आ रहा है, ऑन द टेबल, फ्रॉम मी, इन द, परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पूरा अर्थ कुछ नहीं है, ऐसे शब्दों के समूह जिसका कोई कुछ अर्थ निकलता है परंतु पूरा अर्थ निकला उसमें कहलाता है फ्रेज। अब देखिए इसमें थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर केम अ बेगर टू माई डोर। ठीक है, अब टू माई डोर ये हमारा हो गया फ्रेज। टू माई डोर, क्या मेरे डोर पे, क्या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा टू माई डोर फ्रेज। अब देखे, देयर केम अ बेगर, ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा, प्रॉपर तरीके से जो बोला जाएगा। लेकिन टू माई डोर का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, सेकंड वाला है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, तो ऑन द रूफ ये हमारा कहलाएगा फ्रेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना ऑन द रूफ, ये हमारा ऑन द रूफ कहलाएगा फ्रेज। अब ही इज स्टैंडिंग, अब ये हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें वर्ब भी आ गया, लेकिन ऑन द रूफ ये हमारा कहलाएगा केवल और केवल फ्रेज। ठीक है, थर्ड है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज। इन द ईस्ट क्या मतलब निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आधा अधूरा अर्थ निकल रहा है। लेकिन हाँ ये है इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन क्या ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ठीक है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ऑफ द बर्ड, क्या ऑफ द बर्ड मतलब बर्ड्स का क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन अर्थ तो निकल रहा है, आधा अधूरा अर्थ निकल रहा है ना। अब हम बोलेंगे यानी कि बर्ड्स जो है गा रही है और उनका जो संगीत होता है वो हमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। टेल मी व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, व्हाट टू डू नाउ नहीं पता क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ऊपर के सेंटेंस में जो बोल्ड अक्षर में लिखे हुए हैं वो हमारे फ्रेज हैं। अब देखिए क्लॉज क्या हो जा रहा है, क्लॉज यानी कि उपवाक्य। ठीक है,
वह शब्दों का समूह जिसका स्वयं अर्थ होता है और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, परंतु अपनी निश्चित सीमा में पूर्ण अर्थ को न देकर दूसरों से संबंध रखता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन, विच कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट which make no complete sense by itself. It is in fact a part of member of a longer sentence। ठीक है, अब हम देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा पता ही है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, किसी का भी नाम हो गया, ठीक है, नाम की परिभाषा तो बड़ी है, उसमें वो सब्जेक्ट जो भी आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ही शी इट दे, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट यानी कि उसका पीछे का हिस्सा, जो भी सेंटेंस हमारा बनता है उसके जो पीछे का हिस्सा होता है, पीछे जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम, जैसे रामा इज़ अ बॉय हु रीड्स इन क्लास 10th। रामा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, रामा इज़ अ बॉय, ये पूरा सेंटेंस हो गया, इससे सब पता चल रहा है रामा एक लड़का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस, जिसका हमें कोई अर्थ समझ में आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। ठीक है, हु रीड्स इन क्लास 9th। ठीक है, क्योंकि इसमें रामा सब्जेक्ट है, ये सभी को पता है। देखिए ये हमारा जो रामा है, जैसे मैंने भी बताया था, रामा हमारा सब्जेक्ट है। और इज़ अ बॉय, इज़ अ बॉय हमारा क्या है, प्रेडिकेट। मैंने बताया था जो पीछे का हिस्सा हमारा होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद वाला जो हिस्सा कहलाता है वो सारा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार हु रीड्स इन क्लास 10th, वो सब्जेक्ट है, ये पता ही है। अब हम ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं आधा, यहाँ तक तो पूरा हो गया। तो क्लॉज में यही वो बता रहा है कि वह शब्दों का समूह है जिसका स्वयं अर्थ होता है। इसका अर्थ तो पता चल रहा है, यानी कि रामा एक लड़का है, हु रीड्स इन क्लास 9th, वो 9th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट भी हो गया हमारा, प्रेडिकेट भी हो गया हमारा, सब्जेक्ट भी हो गया, प्रेडिकेट भी हो गया। ठीक है, परंतु अपनी निश्चित सीमा में पूर्ण अर्थ को ना देकर दूसरों से संबंधित रखता है। ठीक है, यानी कि अब आगे देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। हु सब्जेक्ट हो गया हमारा, रीड्स इन द क्लास ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, परंतु दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना है। ठीक है, ये तो पता ही है, ये पूरा सेंटेंस बड़ा है। ठीक है, ये हमारा बड़ा सेंटेंस बना, ऐसे शब्दों का समूह जो एक सेंटेंस का भाग हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी हो, क्लॉज कहलाता है। यानी कि आप सीधी सीधी भाषा में आप ये समझ सकते हैं क्लॉज क्या कहलाता है हमारा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्लॉज वह सेंटेंस है जो किसी बड़े सेंटेंस का भाग हो। ठीक है, यानी कि ये एक बड़े सेंटेंस का भाग हो। अब इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, दो प्रेडिकेट हो गए, तो वो चीज़ बोल रहा है क्लॉज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉय हु केम हियर यस्टरडे टुक अवे माई बुक विच आई हैड बॉट ए वीक एगो। अब ये कि ये इतना बड़ा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, क्लॉज, क्योंकि ये बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर बना है, छोटे छोटे सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मिलकर बना है, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। ठीक है, इसमें 3 नीचे क्लॉज हैं, लिखिए क्लॉज हैं। ठीक है, द बॉय, अब देखिए ये पूरा क्लॉज नहीं है, आप ये समझिए पूरा क्लॉज है ना, इसमें ये बोल रहा है, इसमें इस पूरे सेंटेंस में, ये हमारा पूरा सेंटेंस है, अब इसमें कितने क्लॉज निकल रहे हैं वो बता रहा है। देखिए द बॉय टुक अवे माई बुक, द बॉय सब्जेक्ट, टुक अवे माई बुक। ठीक है, ये हमारा टुक अवे माई बुक, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। और हु केम, अब हु तो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये तो लिख नहीं सकते उसमें प्रेडिकेट में। ठीक है, अब ये मत समझना कि द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाला सारा प्रेडिकेट नहीं, आप पूरा देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में और वीडियो दिखाऊंगी जिससे कि आपको और समझ में आएगा। हु केम हेयर यस्टरडे विच आई हैड बॉट अ वीक एगो। जब फ्रेज में वर्ब डालकर अधूरे अर्थ को पूरा कर दिया जाता है तो क्लॉज बन जाता है। ठीक है, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, अब इसमें देखिए गोल्ड, ये हमारी विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ कोई फ्रेज है, इसमें वर्ब डालकर अधूरे अर्थ को पूरा करने के लिए क्लॉज बन जाता है। ठीक है, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, आपको पूरी इंग्लिश सिखाऊंगी इसमें।
पूरी बुक आपको जो KVS प्रिपरेशन के लिए और जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए पूरा सारे इंग्लिश के, भूगोल के, साइंस, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे बढ़ाऊँगी। बस आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।